नमस्कार दोस्तों। आज शुरुआत करेंगे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही में जानेंगे कि क्या रीजन है इसके होने का और क्या टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों को देखने को मिलती है। इस पूरे वीडियो सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, उसके रीजंस क्या हैं, देन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इंडिया में कौन कौन से मेजर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। चलिए आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक से और सबसे पहले देख लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल आसान शब्दों में कहा जाए तो बेरोजगारी। भाई एक क्या बेरोजगारी का मतलब क्या है कि भाई एक इंसान है, वो कैपेबल तो है काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक पर्सन जो कि एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्च कर रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन उसको कुछ काम नहीं मिल रहा है करने के लिए, उस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे। लोग क्या हो सकते हैं, या तो अनफिट हो सकते हैं काम की वजह से, कुछ फिजिकल रीजंस की वजह से, ऐसे ऐसा कोई रीजन है नहीं। ठीक है, तो अब इंसान के पास क्या हुआ, वो काम तो ढूंढ रहा है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है। इस एम्प्लॉयमेंट रेट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी जितने भी एम्प्लॉयड वर्कर है डिवाइडेड बाय आपकी टोटल लेबर फोर्स कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। लेबर फोर्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे लोग जो कि आइदर या तो काम कर रहे हैं, ठीक है, या अभी देख रहे हैं, या फिर काम के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, जिस पीरियड में हम लोग इस एम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं उस पीरियड के अंदर। चलिए, अब ये तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आप लोग सभी जानते थे, बहुत ही बेसिक वर्ड था। सबसे पहले आप एक एक करके जो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनके ऊपर एग्जाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। वन बाय वन सारे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि एक इकोनॉमी है, ठीक है, एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहां एक पर्सन है, वो अपनी जो वर्कर है, वो अपनी नौकरी छोड़ रहा है क्योंकि उसको नई नौकरी सर्च करनी है। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच का टाइम होगा, जब वो पुरानी नौकरी छोड़ेगा और नई नौकरी पे जाएगा, उसके बीच का जो टाइम रहेगा जब वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई मार्केट में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, कहाँ अवेलेबल है, उनका आपको इतना नॉलेज नहीं है। सेकेंड, मोबिलिटी कुड बी द फैक्टर। मोबिलिटी का मतलब कि एक वर्कर है, वो एक जगह पर काम नहीं करना चाहता, ठीक है, उसको दूसरी जगह जॉब ऑफर मिल रही है, लेकिन वो जगह उसको लग रहा है कि मैं उस जगह पर नहीं जा सकता। इस रीजन की वजह से जो टाइम गैप आता है आपकी पुरानी नई जॉब और पुरानी जॉब के बीच में, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ये आप इमेज से ध्यान रखिएगा, भाई पुरानी जॉब से नई जॉब पे आप जंप कर रहे हो, इसके बीच का जो टाइम पीरियड रहा, वो जो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में आप अनएम्प्लॉयड रहे, उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। आ जाते हैं सेकेंड पे, डेट इज आपका क्लिनिकल साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से होता है, इसका रीजन है बिजनेस साइकिल। ठीक है, आप साइकिल से बिजनेस पे जा रहे थे, सबसे बढ़िया इसको याद करने का तरीका। ठीक है, तो अब इसका मतलब आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, भाई ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बिजनेस साइकिल की वजह से हुआ। बिजनेस साइकिल की वजह से हुआ मतलब कि भाई आपकी इकोनॉमी जो है वहां पर डिमांड घट रही है, और कंज्यूमर्स जो है उसकी कंज्यूमर की तरफ से डिमांड घट रही है, आपका प्रोडक्शन कम हो गया है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपको लेबर कम चाहिए, तो उस वजह से जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये मेजरली आपका रिसेशन के टाइम पे आता है, या तब जब है ना इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो डिक्लाइन कर रही होती है। इंडिया में ये फिगर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, अच्छा, ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं वो सबसे कम कब होंगे, जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन जो होगा वो सबसे हाइट पे पहुंच जाएगा। यानी कि क्लिनिकल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कब होगा, जब आपका रिसेशन बिल्कुल हाइट पे है। ओके, बिल्कुल हाइट पे है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज आपका वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी वर्ड से क्या समझ में आता है, एक सिचुएशन जहां पर जो वर्कर है वो खुद ही वर्क नहीं देख रखा है, या वो एक ऐसे ट्रांजिशन पीरियड के अंदर है जहां वो एक जॉब सोच छोड़कर दूसरी जॉब पर, बेटर जॉब पे जाना चाहता है, लेकिन ये उसने खुद ने डिसीजन लिया।
ठीक है। अब वॉलंटरी जो रहता है वो हमेशा इकोनॉमी के टाइम पे देखा जाता है, यहाँ हमेशा वर्कर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, अब क्या हो गया, एक पर्सन है, डॉक्टर है, ठीक है, वो जॉब कर रहा था, लेकिन उसको पता लगता है नहीं अभी मेरे को नौकरी नहीं करनी, अभी मेरे को यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूंगा, ठीक है, लेकिन पर्सन तो है भाई, वो काम भी कर रखा है, अब वो नई जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, नई जॉब क्या है उसकी, यूपीएससी, उसके लिए उसको साल भर लग गया प्रिपेयर करने के लिए, तो उस टाइम पे जो उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी वो उसकी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। ओके, यानी कि उसने एक नौकरी छोड़ी दूसरी नौकरी करने के लिए जो उसकी मन की हो, या उसको लगता है कि वो मुझे बेटर कर सकती है, ठीक है, मन से करने वाली चीज को हम लोग वॉलंटरी कहते हैं। इसका ही जस्ट अपोजिट होता है आपका इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर इंसान काम तो करना चाहता है, ठीक है, पर उसको क्या है, काम मिल नहीं रहा है। अब ये क्या होता है, इकोनॉमी के उस टाइम पे होता है जब डिप्रेशन चल रहा होता है और आपकी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के अंदर थोड़ा सा फॉल चल रहा होता है, कि इंसान काम तो कर रहा होता है, लेकिन काम करना भी चाहता है, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चर से क्या मतलब समझ में आता है भाई, जो वर्ड है उसका मतलब वहीं से आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो उनमें अगर कोई चेंजेस होता है, उसकी वजह से अगर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है कि अगर कोई इकोनॉमी है, वो अपने आप को लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव करना चाहती है, तो वो जो चेंज आया वहां पर, जो मिसमैच हो गया वहां पर, उसकी वजह से जो जिन लोगों ने अपनी नौकरी गवा दी और जो अनएम्प्लॉयड रह गए, उनको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब जैसे कि सपोज पहले हाथ से छपाई का काम होता था, ठीक है, कपड़े पे हाथ से छपाई का काम होता था। अब क्या हो गया कि है ना, जो फैक्ट्री का पर्सन है, फैक्ट्री का मालिक है, वो है ना कपड़े छापने वाली मशीन लेकर आ गया, ठीक है, तो वहां पर डायरेक्ट प्रिंटिंग हो जाती है अब मशीन से। तो अब उसकी वजह से जो लोग हाथ से छापते थे उनकी नौकरी तो चली गई, क्योंकि अब फैक्ट्री के ऑनर को इतने सारे लेबर्स की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है, पर्सन इज विलिंग टू वर्क, ठीक है, लेकिन नई जो टेक्नोलॉजी आई है वहां पर उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो एक स्किल्ड लेबर नहीं है। आता है नेक्स्ट, दैट इज योर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर होता है। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि खेती की बात कर लें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो समर्स के अंदर खेतियां बिल्कुल कम होती है, क्योंकि उस टाइम पे वाटर नहीं होता है, फिर पानी की कमी रहती है, फिर बारिश का सीजन आता है तो फिर से खेती का सीजन शुरू होता है। तो वो जो 3-4 महीने का टाइम रहता है, तो वो क्या रहेगा, आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, टूरिज्म की बात कर लें आप, हॉस्पिटैलिटी, देखो वीकेंड्स पे हॉस्पिटैलिटी ज्यादा चलती है भाई, हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह वीकेंड पे ज्यादा चलते हैं, वीकडेज पे कम चलते हैं। सिमिलरली टूरिज्म का भी एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि हम कश्मीर कब घूमने जाएंगे, कश्मीर हम गर्मियों में घूमने जाते हैं, एक सीजन होता है पूरा ठंड का, उस सीजन में क्या रहता है, टूरिज्म वहां पर बंद रहता है, तो वो टाइम उन लोगों के लिए क्या होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट? अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, स्कूल में भी हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, दैट इज आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको फोटो में दिख रहा है, और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक काम करने के लिए जहां 2 लोगों की जरूरत है, वहां आप लोगों ने 4 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है। तो दो जो एक्स्ट्रा लोग आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं, उससे प्रोडक्शन पे या प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 लोग एक्स्ट्रा है, वो क्या है, आपके डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। और यहाँ तक समझ में आ गया, ये हम लोगों ने बचपन से भी पढ़ा है। अब जैसे कि यहाँ पर ये 5 किसान हैं, ठीक है, ये 5 किसान एक खेत पे आपकी बुआई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो खेती कर रहे हैं, इनमें से इस पूरे खेत को, पूरी खेती करने के लिए 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, सपोज 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और इन 3 लोगों की मेहनत से ही यहाँ पर आप 100 कुंटल गेहूं बो सकते हो, ठीक है, 200 कुंटल अनाज यहाँ से हो सकता है। लेकिन आपने इन दो, जो 100 चीजें इन 3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, वो यहाँ पर 2 लोगों को और कर लिया, इनका भाई ऐसा कुछ काम नहीं है, बट आपने एम्प्लॉय कर लिया इन दोनों को भी,
कि नहीं आप भी घर के ही मेंबर थे, चलो आ जाओ तुम भी। अब वही सो चीज 5 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जबकि ये 2 लोग बाहर जाकर या कुछ और काम करके कमा सकते थे ताकि ये 100 में और 50 ऐड कर सकें, लेकिन वो नहीं हो पाया। आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो कि सबसे खतरनाक होता है इकोनॉमी के लिए। भाई अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक इंसान है जिसकी स्किल्स तो ज्यादा है, लेकिन अब उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो अपने से कम स्किल की नौकरी को कर रहा है, ठीक है, उतना प्रोडक्टिव जॉब नहीं कर रहा, लेस प्रोडक्टिव जॉब कर रहा है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताती हूँ। एक एमए पर्सन है, ठीक है, एमए कर रखा है, कहीं अच्छे है ना कॉलेज में पढ़ा सकता है, पीएचडी भी कर रखी है, एमए पीएचडी कर रखी है, कहीं अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, वो करा। वो पर्सन जाके 6th 7th के बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा है, क्वालिफिकेशन उसकी कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने की है, पढ़ा वो जूनियर क्लास के स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा है, यानी कि वो अपने स्किल से, लेवल ऑफ स्किल से नीचे की जॉब कर रहा है, तो उसे कहते हैं अंडर एन एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही इकोनॉमिकली डेंजरस होता है। अब देख लेते हैं कि इंडिया में क्या मेजर रीजंस है या अनएम्प्लॉयमेंट के क्या मेजर रीजंस है। एक तो सबसे बड़ा रीजन जो है ना वो हमारा है पॉपुलेशन। जितनी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में हमारे पास उतनी जॉब्स नहीं है करने के लिए, और हमारी जो डिमांड है उसके हिसाब से भी बढ़ रही है। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई ज्यादा चाहिए, ठीक है, उसके लिए स्किल्ड लेबर्स चाहिए उस लेवल की इंटेंसिटी करने के लिए, और उस वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर बढ़ती है। साथ ही में आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है, बिकॉज क्या है इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा वो मेजरली क्या है, आपका लो प्रोडक्टिविटी वाला है। वहां पर आपको क्या है, जो पर्सन्स है वहां पर उनके पास कैपिटल नहीं है, इतनी लिटरेसी नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी वजह से जो मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन वगैरह वो लोग यूज करते हैं वो बहुत ही पुराने हो चुके हैं, ठीक है। इस ये एक सेकंड रीजन हो जाता है आपका। थर्ड आ जाता है आपके पास रिसोर्सेज को फुली आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में होता है, पर्टिकुलरली फार्मिंग सेक्टर की बात की जाए, जहां पर लो एग्रीकल्चर आउटपुट रहता है, आपको बाहर मिल तो खेती से ज्यादा कुछ नहीं रहा है, लेकिन आपने वहां पर लोगों को, बहुत सारों को क्या कर दिया है, एम्प्लॉय कर दिया है। आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है वो बहुत धीरे हो रहा है। इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ था वो भी एलपीजी से पहले बहुत स्लो था, लेकिन जब लिबरलाइजेशन और ये पॉलिसीज आई, आपकी एलपीजी पॉलिसी आई 99, फिर वहां से इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। अब अगर कंट्री के अंदर प्राइसेस बढ़ रही है, रैपिडली प्राइसेस अगर बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो बर्डन रहता है वो भी गरीबों को सहना पड़ता है, ठीक है। और बेनिफिट्स जो होता है, भाई गवर्नमेंट के बेनिफिट्स तो कुछ लोगों को ही मिलते हैं, और इसकी वजह से जो लो इनकम ग्रुप्स रहते हैं उनको बहुत ज्यादा क्या रहता है, सफर करना पड़ता है। अब हमारे पास इतना कैपिटल भी नहीं है कि भाई इंटेंसिवली इतना कैपिटल कर सके कि इस लेवल पे प्रोडक्शन और जॉब क्रिएशंस की जा सके, तो भाई वो भी इंडिया के साथ पॉसिबल नहीं है। भाई यहाँ पर कैपिटल भी इंडिया के पास कम है। उसके बाद जो पुराने टाइम पे हम लोगों को एक्सप्लॉयटेशन हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह बहुत लेट स्टार्ट हुए, और आज भी बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग डिपेंड करते हैं बाहर। बट क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं जहां पर भाई बहुत सारे एरियाज है जहां नेचुरल कैलामिटीज आती रहती है, फ्रिक्वेंटली फ्लड्स, डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। इसकी वजह से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है, उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे फर्क पड़ता है। इन सब की वजह से जो रीजन है ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है। उसके अलावा क्या होता है कि हमारे यहाँ पर लेबर इंटेंसिव जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो बहुत ही कम है, मतलब कि कुछ फील्ड ही है जैसे टेक्सटाइल, क्लोथिंग, आपका हाउसिंग, यहीं पर लेबर इंटेंसिव है। बाकी बहुत सारी जगह अब क्या हो गई है, थोड़ा सा आपका मशीनरी बेस्ड हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होता है इंडिया के अंदर क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होने की वजह से भी लोग, पता है क्या होता है, बहुत सारी अपनी जगह नौकरियां आपकी जो है वो गवा देते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। भाई आपने इतना अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भाई आपके क्या होंगे, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो अब वो लोग क्या करेंगे कि अब क्राइम करेंगे। जैसे कि आप लोगों का क्या होगा कि अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है, अब उसको खाना तो खाना ही है, बेसिक नीड्स तो है ही सही, तो वो चोरी करेगा। इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज फिर बढ़ती हैं। साथ ही में क्या होता है कि जब आप
वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जाए तो अगर आपके यहाँ पर इकोनॉमी गरीब है, मतलब कि आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, भाई अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, तो आप जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ भी कॉम्पीट नहीं कर पाते हो। आपकी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही बार सोशल एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है कंट्री के अंदर। उसके अलावा आपके जो बहुत मिनिमम वेजेस, और ये बहुत, अगर वेजेस बहुत कम है उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है। भाई सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है सब कुछ करना, तो उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग सब्सिडीज वगैरह बढ़ा देते हैं, और ये फाइनेंशियल बर्डन अल्टीमेटली सबको बियर करना पड़ता है कंट्री के अंदर। यहाँ तक ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई मेजरमेंट क्या होता है, भाई आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे मेजर किया जाता है, उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई इसको करता कौन है। आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। वो 3 अप्रोचेस को फॉलो करता है। फर्स्ट इज आपकी यूजुअल स्टेटस अप्रोच, फिर होती है आपकी वीकली, और एक होती है आपकी डेली। यूजुअल मतलब यूजुअली देखा जाए तो पूरा आपका 365 डेज का देखा जाता है, यानी कि इस अप्रोच के अंदर एस्टिमेट देखा जाता है उन पर्सन का जो कि एम्प्लॉयड है, ठीक है, मतलब कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं मिला है उनको पूरे 365 डेज के अंदर, ठीक है, प्रीवियसली 365 डेज के अंदर उनको कोई प्रोडक्टिव काम नहीं मिला है, उसका एक सर्वे किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड होगा जहां पर वीकली स्टेटस देखा जाएगा। अब इस अप्रोच के अंदर उन पर्सन्स को देखा जाता है जो कि अनएम्प्लॉयड है, कितने टाइम के लिए, एनी डे ऑफ अ वीक, इवन फॉर एन आवर, उसको भी डेटा के अंदर दिया जाएगा। कब, देखो वीकली का मतलब क्या है, एनी डे, ये याद रखना, चाहे उनको 1 घंटे के लिए भी काम ना मिला हो या फिर किसी दिन के लिए भी काम ना मिला हो, तो उसको हम लोग वीकली स्टेटस अप्रोच के अंदर हम लोग उस डेटा को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हो जाता है आपका डेली स्टेटस अप्रोच। डेली स्टेटस अप्रोच के अंदर क्या होता है कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस होता है वो हर डे के हिसाब से नापा जाता है, हर डे के हिसाब से देखा जाता है। इसके अंदर भी आपने अगर बिल्कुल कुछ भी काम नहीं किया, भले 1 दिन के अंदर भी, डेली बेसिस के अंदर उसको भी अनएम्प्लॉयड डिस्क्राइब किया जाएगा। इस बेसिस पे गवर्नमेंट एनएसओ निकालती है, फिर उसी बेसिस पे हमारी पॉवर्टी लाइंस डिसाइड होती है, और उसी के हिसाब से गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है। तो भाई अब इन सब में गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेकर आते हैं ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन कर सके। सबसे बढ़िया एग्जांपल है उसका मनरेगा। मनरेगा लेकर आया गाँव के अंदर लोगों के अंदर, ताकि वो लोग क्या कर सके, उनको एटलीस्ट डेली एम्प्लॉयमेंट मिल सके। उसके साथ उसमें बहुत सारी और भी फैसिलिटीज थी, जैसे कि अगर 100 दिन तक काम नहीं मिला तो उनको अनाज मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज। साथ ही में बहुत सारे है ना ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह यूथ्स के अंदर और रूरल इंडिया के अंदर गाँव में चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो लेबर है उसको स्किल्ड लेबर बनाया जा सके। उसके अलावा बहुत सारी है, प्रधानमंत्री आपकी रोजगार योजना है, इन सब के अंदर भी गवर्नमेंट क्या करती है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का करते रहती है। एक और स्कीम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर भी है ना लोगों को रोजगार देने की है ना मतलब कोशिश की जाती है। भाई इन सबको खैर अब मनरेगा के साथ क्लब कर दिया गया है, ऑल टुगेदर मनरेगा को अब एक ही इंस्टीट्यूट कर दिया है, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पॉवर्टी लाइन को देखने वाले हैं, देन विल स्टार्ट विद द फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, एंड वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आप लोगों को अगर कोई कमेंट्स है, आपके कोई डाउट्स है तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।